इश दानिश लड़की होती और हमारे घर से रुखसत हो जाती और तो हमारी जान छूट जाती, पर अब वो लड़का है तो अल्लाह करे मेरी जल्दी शादी हो और उन जल्लादों से आज़ादी मिले। आयशा गुस्से से कपड़े बिस्तर पर पटकते अपनी छोटी बहन मुनीरा से कह रही थी, इस बात से बेखबर कि दानिश अपनी मुतालागाह में उन्हें वहीं सुन रहा था। दानिश इसका तायाजाद भाई था। इसकी बहन मुनीरा अपनी खैर मनाते कमरे से निकल गई। अरे कहाँ जा रही हो? रुको तो, आयशा ने गुस्से से कहते हुए मुड़कर देखा तो सामने दानिश को अपने सीने पर हाथ बांधे खड़े देख इसकी सांस रुक गई। मुझे शुरू से तुम्हारी कैंची जैसी जबान से नफरत। मुझे अब घर के बड़ों के फैसले पर अफसोस हो रहा है, पर डोंट वरी, तुम्हारी जबान में जल्द बंद करूंगा। वो गुस्से से कहता वहां से निकल गया। आयशा हैरान और परेशान खड़ी रह गई, क्योंकि वो बेखबर थी कि इसका रिश्ता दानिश से तय हो चुका था। वो बावर्ची खाने में खड़ी काम कर रही थी। इसका दोपट्टा एक तरफ काउंटर पर लटका हुआ था और वो रोटियां पकाते हुए गुनगुना रही थी। इसके बाल खिले थे और कमर पर बिखरे हुए थे, बस पीछे कैचर लगा हुआ था। चूल्हे की तपश से इसका खूबसूरत गंदुमी चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। वो अपने आप में मगन थी जब अचानक दानिश किसी काम से बावर्ची खाने में दाखिल हुआ और सामने का मंजर उसके माथे पर बिल डालने के लिए काफी था। आयशा, इसकी नागवारी भरी आवाज पर वो हड़बड़ा कर मुड़ी। फिर जैसे ही दोपट्टे का ख्याल आया, उसने रुख दोबारा मोड़ लिया। जी दानिश लाला, इसके लहजे में अदब था मगर सिर्फ जाहिरी। दिल ही दिल में ये शख्स उसे जरा भी पसंद नहीं था। बावर्ची खाने में खड़ी सबके सामने तुम गाने गा रही हो। तुम्हारा दोपट्टा 2 फुट दूर रखा है। क्या फायदा इतना पढ़ने लिखने का जब बुनियादी अखलाकियात के पहलू तुम्हें मालूम ही नहीं वो हो। शुरू हो गया उनका लेक्चर। हम तो जाहिल ही अच्छे हैं, तुम ये मैनर्स अपनी बीवी को सिखाना। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई, फिर सर उठाकर बोली, लाला, ये दोपट्टा आर्गेनिजा का है, ये सर पर टिकता नहीं, और बावर्ची खाने में वैसे भी कोई मर्द नहीं आता, इसीलिए दोपट्टा एक तरफ रखा हुआ है। वो अदब से कह रही थी मगर दानिश मुतासिर ना हुआ। तुम अपना काम करो, मैं ले लूंगा, दानिश ने फरीज की तरफ बढ़ते हुए कहा तो आयशा ने कंधे उचक्का कर अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुन आंखों से वो उसे देख रही थी। वो अपने लिए सलाद बना रहा था। तेजी से कटिंग बोर्ड पर चलते हाथ और मसरूफ सा अंदाज देखकर वो नाक चढ़ाकर आखिरी रोटी तवे पर डालती अपने हाथ धोने संग के करीब आई। वो कोहनियों तक हाथ धोते हुए शायद अपने हाथों से खूशक आटा हटा रही थी। फिर तेजी से रोटी पलटाकर बेलचा और तवा अपनी जगह पर रखने गई। फिर भागकर तेजी से रोटी पलटी और दोबारा हाथ धोए। फिर तेजी से चूल्हे पर आई। इसकी इन हरकत पर दानिश ने अजीब नजरों से उसे देखा, फिर सर झटक कर अपना काम करने लगा। वो बहुत नफासत और सफाई से हर चीज इस्तेमाल के बाद वहीं रख देता। उसने अपने सलाद में जाने कैसी कैसी चीजें डालें। चम्मच और कांटा लिए वहां से निकल गया तो आयशा अपना काम छोड़कर उसे जाता हुआ देखने लगी। डाइट का ख्याल जितना ये रखते हैं, इतना तो शायद लड़कियां भी ना रखती हों। मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बड़बड़ा कर उसने बर्तन धोए। फारिग हुई तो आस्तीनें गीली थी, पेट की तरफ से कमीज भी गीली हो चुकी थी। उसने दोपट्टा जैसे अपने वजूद पर फेंका था। वो एक तरफ से नीचे गिरता इसके बदन पर बस सरसरी सा टुक रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती अपने कमरे में गई, जहां मुनीरा अपने बिस्तर पर लेटे कोई किताब पढ़ रही थी। ये बात सुनो, तुम्हें नहीं लगता ये दानिश लाला जब से बाहर मुल्क से पढ़कर आए खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगे हैं? वो अपने नाखून देखती कह रही थी जो थोड़े बढ़ गए थे। कुछ हैं तभी समझते हैं ना। MBA की डिग्री लाए हैं, वो भी लंदन से। पूरे खानदान में इन जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं। फिर अच्छे खासे हैंडसम हैं। ऐसे गोरे चिट्टे मर्द मुझे तो जरा नहीं भाते। तुम खुद गोरी चट्टी नहीं हो, तभी अपना एहसास कमतरी छुपाने के लिए ऐसे मर्दों से चिढ़ती हो। मुनीरा भी इसकी तरह मुंह फट थी। लो, मैं क्यों होने लगी एहसास कमतरी का शिकार? क्या हुआ मेरे रंग को? साफ तो है, तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूं। मेरी शहद रंगी भूरी आंखें हैं किसी की, और ये बाल।
एक दफा मेरी तरफ कोई देख ले तो उसकी नजरें जिम जाती हैं। वो कह तो ठीक रही थी, जरा सी सज धज भी उसे नजरों का मरकज बना देती थी। मुनीरा कुछ ना बोली, फकत कंधे उचक्का दिए। वो भी सर झटक कर अपने बालों के साथ मसरूफ हो गई। बड़ी नरमी से बालों को पकड़कर हाथों से कंघी करती। यकीनन अब आधा घंटा अपने खूबसूरत बालों पर ही सिर्फ करने वाली थी। दानिश अपने कमरे में खड़ा बाल बना रहा था। गहरे नीले रंग की शर्ट और खाकी पतलून पहने वो कहीं जाने के लिए तैयार लग रहा था। इसी लम्हे हसना बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई। किधर जा रहा है मेरा शहजादा? दफ्तर जा रहा हूं इंटरव्यू के लिए। वो मुस्कुरा कर जवाब दे रहा था। अपने दफ्तर क्यों नहीं जाते? मम्मी, मैं इस कंपनी में अपनी सलाहियतें आजमाना चाहता हूं। बाबा भी खुश हैं। कुछ वक्त तजुर्बाती तौर पर मुझे अपनी सलाहियतें आजमाने हैं। वो नरमी से समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, मैं तुम्हें किसी और काम से ढूंढ रही थी। आओ बैठो जरा। वो उसकी कोहनी से थाम कर सोफे की तरफ बढ़ी। दानिश भी तजस्सुस भरा उनके साथ खींचता हुआ सोफे पर बैठ गया। आयशा कैसी लगती है तुम्हें? उनके सवाल पर वो एकदम चौंका। ऐसी लगती है? सवाल की नौयत वो अच्छे से जान गया था। बहुत ही कम अक्ल और ज़बान दराज, उसने कहा तो हसना खातून का इतना सा मुंह रह गया। इतनी प्यारी और तमीज़दार बच्ची को तुम किस लिए कम अक्ल और ज़बान दराज कह रहे हो? दानिश, मम्मी वो और तमीज़दार, हर बात का जवाब होता है। इसके पास तो ज़बान दराज कैसे हुई? बाएतिमाद और ज़हीन हुई ना। दानिश एक अबरू उचकाए माँ को देखे गया। मैं खुश नहीं, बस इतना बताने आई थी कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे चाचू से आयशा का रिश्ता मांगा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे बाबा की लाडली जो ठहरी, मुझे भी बहुत पसंद है। फुर्तीली और खुश अखलाक बच्ची है। इनकार सोच समझ कर ही करना, साफ कह देना कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं। दानिश हंस दिया और माँ के शाने थपथपा कर उठ खड़ा हुआ। मेरी नजर में तो कोई और लड़की नहीं, अब लोग उसे मुझसे बेहतर जानते हैं। आपको मेरे लिए वो पसंद है तो मैं भी राजी हूं, मगर पहले उसकी पढ़ाई खत्म होने दे। है भी ज्यादा छूटी, 6 साल छूटी है बस तुमसे। हाँ, मगर फिर भी थोड़ी समझदार तो होने दो उसे। समझदार ही है वो। अब तुम्हारी तरह प्रोफेसर तो नहीं बन सकती ना। चलो जाओ। वो इसे बाहर को धकेलती वहां से उठने लगे तो वो हंसता हुआ खुद भी बाहर की जानिब बढ़ने लगा। जब राहदारी में इसे आयशा नजर आई, जो रेलिंग से पूरी की पूरी बाहर झांकती जाने की या ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि उसे होश ही नहीं था कि दोपट्टा किस तरफ जा रहा है और गिरेबान किधर। दानिश को तो लगा जैसे अब गिरी कि तब आयशा उसने पुकारा तो वो हड़बड़ा कर रह गई। इससे पहले कि इसका तवाज़ुन बिगड़ता, दानिश ने इसे पकड़कर सीधा खड़ा किया। अब मंजर कुछ यूं था कि वो इसी मुठभेड़ में फर्श पर पड़ा था और वो बगैर दोपट्टे के इसके सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ छुड़ाया और झुककर दोपट्टा उठाया। जी लाला, ये क्या कर रही थी? इसका इशारा इसकी टांग झांक की तरफ था। मैं वो रचना को देख रही थी। रचना उनकी बली का नाम था। रचना के चक्कर में अगर यहीं से गिरकर तुम्हारा सर फट जाए, कोई हड्डी वड्डी टूट जाए तो अल्लाह ना करे। वो बड़बड़ाई, तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं। मैं अब नॉर्मल ही थी। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई, ध्यान रखा करो। अब की बार इसके लहजे में थोड़ी नरमी पैदा हुई। वो सर हिलाकर मोड़ गई और दानिश इसे जाते हुए देखता रहा। वो बड़बड़ाते हुए बुरे मोड से मुतालागाह में आई, जहां मुनीरा पहले ही ढेरों किताबें खोले बैठी थी। वो भी धप से आकर कुर्सी पर बैठी और सर मेज पर रख दिया। उसका मुंह बना हुआ था। ये मुतालागाह दानिश के हिस्से में थी, जहां ढेरों किताबें थीं। वो लोग भी यहीं आकर पढ़ती थीं। जिस किताब की जरूरत होती यहीं से लेकर फिर यहीं रख देती। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कल का टेस्ट याद नहीं? मुनीरा पढ़ाई के मामले में संजीदा थी, जबकि आयशा बस लगे बंधे ही पढ़ रही थी। टेस्ट को तो मारो गोली। मुझे तो दानिश लाला ने बेजार क्या हुआ है, पता नहीं क्यों वापस आ गए। जब देखो कोई न कोई बात, हर लम्हा लेक्चर शुरू। ये मत करो, ऐसे नहीं करो, ये ठीक नहीं। मैं तो तंग आ चुकी हूं। मुनीरा इसकी बात के जवाब में ऐसे अबरू उचक्का कर उसे देख रही थी। इतने अच्छे तो हैं, कहते हुए इसने अपनी किताबें उठाई। तुम कहां जा रही हो?
मेरी मदद करो ना। उर्दू में तुम अच्छी हो, लेकिन तुम मुझसे 2 साल सीनियर हो मैडम। मदद मांगने के बजाय तुम्हें मेरी करनी चाहिए। वो इसे घूरते हुए जाने लगी। आजकल मेरा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं। दानिश लाला की टेंशन है, कब कहां से आ जाए पता ही नहीं चलता। वो नहीं जानती थी कि इसी लम्हे वो किसी फाइल के लिए वहां दाखिल हुआ था। काश दानिश लाला लड़की होते, हमारे घर से रुखसत हो जाते और हमारी जान छूट जाती। पर अब वो लड़की नहीं तो अल्लाह करे मेरी जल्दी शादी हो या फिर उनको ही कोई घर दामाद बना ले और मुझे इन जल्लादों से आज़ादी मिले। वो किताबें खोलती ही ठक ठक बंद कर रही थी। इसी लम्हे मुनीरा की नज़र दानिश पर पड़ी तो वो ढल कर बाहर की जानिब भागी, जबकि आयशा का चेहरा दूसरी तरफ था। अरे कहाँ जा रही हो? रुको तो, वो गुस्से से कहती पलटी थी, पर अपने पीछे सीने पर हाथ बांधे खड़े दानिश को देख सांस रुक गई थी। मुझे शुरू से तुम्हारी कैंची जैसी जबान से चढ़। मुझे अब घर के बड़ों के फैसले पर अफसोस हो रहा है, पर डोंट वरी, तुम्हारी जबान में जल्द बंद करूंगा। वो गुस्से से कहता वहां से निकला था। आयशा सुन खड़ी रह गई। क्या मतलब था इस बात का, और इतने गुस्से से क्यों बात की? उन्हें अभी सब सुनना था क्या? वो रूहासी होते हुए पीर पटकती वहां से निकल गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़बड़ाती हुई वो जा रही थी। ऐसे किया देख रही हो जैसे तुमने कोई आसेब देख लिया। तो राबिया खातून ने इसे अचंभे से देखा। मामा वो दानिश लाला, मैं तो कभी भी ना करूं उनसे शादी। वो तो मुझे अपनी जबान के टार्चर से 1 ही महीने में ज़हनी मरीज बना देंगे। वो हकलाहट और बेयकीनी में कह रही थी। और जो तुम्हारी अपनी सौगिनलिस की जबान है, शुक्र करो इस जबान के साथ भी तुम्हें दानिश जैसा समझदार बच्चा मत बोले अम्मा। वो 60 साल का बूढ़ा है, कोई बच्चा नहीं। अपने उनकी बातें सुनी होती तो अब कभी ऐसा ना कहती। राबिया खातून उसकी जबान के आगे खंदक पर सर पकड़ती रह गईं। फिर अगले ही लम्हे जलाली अंदाज अपनाते हुए उसे खून आलूद निगाहों से देखा। बस आयशा, एक लफ्ज और नहीं। मुंह नहीं तुड़वाना तो बस चुप हो जाओ। लेकिन मामा, तुम्हें और कोई एतराज है? ये वाला तो सुना नहीं है और कैसे करूं? वो मन मनाते और मासूमियत भरी नजरों से मां को देखती रही। देखो बेटा, तुम्हारे ताया की वैसे ही तुम लाडली हो। कहने को तुम हमारी बेटी हो, लेकिन बेटियों वाले चाहो तुम्हारे उन्होंने ही पूरे किए हैं। तुम्हें अपनी औलाद की तरह चाहा है, बल्कि इससे बढ़कर रखा है। बड़े मान और अपनायत से उन्होंने तुम्हें दानिश के लिए मांगा है और इनकार करने की गुंजाइश नहीं है। दानिश लाखों में एक है, तुम्हें इससे बेहतर कभी नहीं मिलेगा। वो कुछ ना बोली। ताया के जिक्र पर उसके चेहरे पर खामोशी आई थी। वो तो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यारे थे। उनके लिए तो वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकती थी। ठीक है मामा, बड़े बाबा की खातिर गुड। वो उसकी ताबेदारी पर खुश हुई तो वो भी मुस्कुराई, लेकिन दिल में ख्याल आया कि वो तो उसे जरा पसंद नहीं करते। फिर रिश्ते के लिए कैसे मान गए? वो तो इनकार करने की पोजीशन में भी था। इसकी सुनी जाती है, बकौल मामा के समझदार बच्चा है वो। मगर खैर, इसे क्या, अभी कौन सा शादी हो रही है? मंगनी वंगिनी है, इंजॉयमेंट हो जाएगी, नए कपड़े, शॉपिंग। वाह, वो अपनी दुनिया में मस्त होने लगी। आज दानिश का दफ्तर में पहला दिन था। इसकी सीवी, फ्रीलांसिंग के तजुर्बात और पिछली सारी कामयाबियां ने इसे एक अच्छे ओहदे का इंतखाब करवाया। फिर वहां की इंतजामिया इसके खानदानी पस मंजर के तौर पर भी जानती थी। इसकी रख रखाव भरी शख्सियत, खूबसूरत लबो लहजा, वो नुमाया था, हर किसी में नुमाया और तवज्जो का मरकज। पहला दिन इसकी तवक्को के मुताबिक अच्छा रहा। वो काम समेटता शाम को घर के लिए निकला तो रास्ते में ही इसे वो सड़क किनारे चंद लड़कियों के साथ खड़ी दिखाई दी। पीछे एक रेस्टोरेंट था। वो यकीनन अपनी दोस्तों के साथ बाहर आई हुई थी। चादर ठीक से लिए वो अदब से खड़ी थी। पहली नजर में तो दानिश को अपनी आंखों का धोखा मालूम हुआ। फिर सर झटकता गाड़ी उसके करीब ले जाकर रोकी। उफ, ये उधर।
अब यहीं कोई लेक्चर चढ़ना शुरू कर दी। इसे देखते ही आयशा की सिटी गुम हुई। इसने शीशा नीचे किया तो आयशा तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। जी दानिश लाला, मैं दोस्तों के साथ आउटिंग पर हूं। इससे पहले कि वो पूछता, उसने खुद ही बता दिया। पीछे उसकी दोस्त दिलचस्प नजरों से उसे देख रही थी। इसी शर्ट में उसकी शख्सियत की खूबसूरती मजीद उभर रही थी। अच्छा, तो अब घर जा रही हो? नहीं, आइसक्रीम खाने। यहां नहीं थी मगर एक मशहूर आइसक्रीम पार्लर है, वहां जाएंगे। चुल्लू आ जाओ, मैं छोड़ देता हूं। उसने तहक्कुम से कहा। हमने कैब बुक करवाई है। मैं हूं ना, छोड़ दूंगा। कैब कैंसिल करवा दो। अच्छा ठीक है। वो तो शुक्र था कि नरमी और शफकत भरा अंदाज था। वो पलटकर अपनी दोस्तों के पास आए। ये मेरे कजिन हैं और हमें पॉइंटर ड्रॉप करेंगे, लेकिन प्लीज कोई बात नहीं करेगा गाड़ी में, ओके? ये बहुत गुस्से वाले हैं। उसने सबको हिदायत दी और फिर वो चारों गाड़ी की तरफ आने लगे। वो फ्रंट सीट पर बैठी और कुन आंखों से दानिश को देखा, मगर उसकी दोस्त भी उसकी तरह चुलबुली मिजाज की थी। सारे रास्ते सरगोशियां और खी करती रहे। आयशा की जान पर बनी रही। वो कुन आंखों से बार बार दानिश को देखती, फिर उनको देखकर एक घुरी डालती। वो भी कुछ देर चुप रहती, फिर शुरू हो जाती। यूं सारा रास्ता वो उसकी बेचैनी नोट करता रहा। आइसक्रीम पार्लर पहुंचते ही वो सिक्का सांस लेती जल्दी से उतरी। वापसी पर कैसे आओगी? कैब करेंगे, ओके? कैब का नंबर मुझे सेंड कर देना। जी ठीक है लाला, शुक्रिया, वो कहते हुए आगे बढ़ी। दानिश ने देखा कि कैसे वो अपनी दोस्तों पर बरस रही थी। वो सर झटक कर हंसता हुआ गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। यार तुम्हारा कजिन हैंडसम है, सिंगल है क्या? नहीं, इसकी मंगनी होने वाली है। अरे कौन है वो खुश नसीब? जाहिरा ने चौंक कर कहा। तुम्हारे सामने खड़ी है। इसने अपनी तरफ इशारा किया तो वो एकदम बेयकीनी से इसकी तरफ देखने लगी। वाकई? और क्या वो तुम्हारी मंगनी तय हो गई और तुमने बताया भी नहीं? सफा एकदम शको करने लगी। खैर मुबारक हो। जाहिरा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। अगर बता देती तो क्या हम तुम्हारा मंगेतर चरा लेते? ऐसी बात नहीं है, मुझे खुद कल बताया मामा ने। बस रहने दो, सब समझ रही हूं। वो मुंह बनाकर बोली। अरे तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? क्या पता उसे वाकई कल पता चला हो। फातिमा ने माहौल की गर्मी को संभालने की कोशिश की। मुबारक हो आयशा, मंगनी पर जरूर बुलाना। वो खुश दिल्ली से मुबारकबाद दे रही थी। वैसे नाम किया है? दानिश। नाम भी बहुत प्यारा है। सफा ने शरारती अंदाज में इसे छेड़ा तो वो हंस दी। वो सब मेज पर बैठती बातों में मगन हो गई। जाहिरा ने कुछ देर बाद यूं ही उसका फोन उठा लिया। वो कुछ देखने के बहाने फोन लिए बैठी रही, फिर खामोशी से फोन रखकर आइसक्रीम खाने लगी। वो घर पहुंची तो थकन से चूर थी। कपड़े तब्दील करते ही ऐसे सुई के किसी भी चीज का होश न रहा। अगले दिन दानिश अपने कमरे में लैपटॉप लिए किसी काम में मसरूफ था। करीब रखी काफी का भाप उड़ता रहा। अचानक उसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी तो उसने फोन उठाकर देखा। अस्सलाम अलैकुम, किसी अनजान नंबर से मैसेज था। वालेकुम अस्सलाम, उसने टाइप किया। कैसे हैं? अब फौरन ही अगला मैसेज आया जिस पर दानिश ने नासमझी से देखा। तारुफ तो करवाया नहीं हो अज़दर। उसकी अब्रू इकट्ठी हुई। इन बचगाना चीजों के लिए इसके पास वक्त नहीं था। एक पल को ख्याल आया कि वो आयशा हो सकती है। ऐसी बेवकूफियां वही करती है। फिर सर झटक कर फोन रख दिया और अपना काम करने लगा। बिजी हैं। स्क्रीन पर फिर मैसेज जाहिर हुआ। वो नजरअंदाज करता अपने काम में मसरूफ रहा। दोबारा कोई मैसेज ना आया। वो भी काम खत्म करता सोने की तैयारी करने लगा। अगली सुबह वो दफ्तर के लिए निकल रहा था जब वो कंधों पर बैग डाले चाचू के साथ कॉलेज के लिए तैयार नजर आए। अस्सलाम अलैकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम शहजादे, क्या हाल है? ऐसी रही कल की दफ्तर की रूटीन। वो यूं ही खड़ी कभी दानिश को तो कभी अपने बाबा को देखती। तभी मुनीरा भी अंदर से दौड़ी दौड़ी चली आ रही थी। अस्सलाम अलैकुम दानिश लाला,
मुनीरा को इस रोज का वाकया याद आया तो बे-इख्तियार हंसी दबाई, जिस पर आयशा ने उसे घूरा। वो उसे जबान दिखाती गाड़ी में सवार होने लगी तो पीछे से आयशा ने इसे चुटकी काट दी। ये मंजर दानिश ने देखा मगर चाचू से बातें करता रहा। वो भी गाड़ी में सवार हुई और अब वो दोनों बहुत अंदर बैठी लड़ रही थीं। दानिश चाचू को अलविदाई कलिमात कहता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तुमने मुझे इतने जोर से चुटकी क्यों काटी? बाबा उसे समझा ले। मुनीरा ने बाप को शिकायत लगाई। उसे समझाएं? मुझे नहीं बाबा। लाला के सामने मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रही थी। क्यों भाई, ऐसी क्या बात थी? वो हंस दिए। बहुत फनी बात है। ये लाला को रुखसत करवाने की बात कर रही थी कि काश जल्दी उनकी शादी हो जाए और कोई उन्हें घर दामाद बना कर ले जाए, मगर उन्होंने सब सुन लिया। ये कहते ही वो दोनों बाप बेटी हंस दिए, जबकि आयशा शर्मिंदगी से डूब मरने वाली हो रही थी। इसे समझाई ना, इसने रूहासा मुन बनाते हुए कहा। बस मुनीरा, खबरदार मेरी बेटी को छेड़ा। वो बोले तो आयशा नाक चढ़ाकर मुनीरा को देखती दूसरी तरफ देखने लगी। वो आज सफेद शर्ट पहने हुए था, खाकी पतलून और उसी रंग की टाई बांधे, खुशबुओं में बसा। वो दफ्तर पहुंचा। गुड मॉर्निंग। सफेद रंग अब पर बहुत अच्छा लगता है। मैसेज पढ़ते ही इसे एकदम इस बात ने चौंकाया। अगले पल इसका ध्यान आयशा की तरफ गया। इसकी बेवकूफी पर वो बे-इख्तियार हंस दिया। सामने तो यूं अनजान खड़ी थी जैसे मुझे देखा तक ना हो। पागल, बड़बड़ाते हुए इसने कोई जवाब दिए बगैर फोन रख दिया। कॉलेज की राहदारी में खड़ी आयशा मुनीरा से लड़ने में मगन थी। मुझे तो दानिश लाला की सफेद शर्ट देखकर ही अंदाजा हो गया कि कल तुमने अपनी यूनिफॉर्म में नील क्यों नहीं लगवाया। वो सैम लग रहा था। आयशा पेच ओताब खाती उसे घूरती रही। वो काफी देर से इसे यूं ही छेड़ रही थी, जबकि जाहिरा मुस्कुराते हुए बेचैनी से अपने फोन को देख रही थी। मैसेज गए काफी देर हो गई थी, मगर अब तक जवाब नहीं आया था। खैर, उसने अपना फोन बैग में छुपाया कि किसी की नजर न पड़ जाए। यूं तो कॉलेज में मोबाइल फोन लाने की इजाजत न थी, मगर सबके पास फोन होता था जो बैग में छुपा कर रखते थे। आयशा ने तंग आकर मुनीरा को उसकी क्लास में भेजा। वो इससे 2 साल ही छूटी थी, तभी बेतकल्लुफी हद से ज्यादा थी। उनके बीच कोई लिहाज न था। आयशा बीए के आखिरी साल में थी, जबकि मुनीरा इंटर कर रही थी। वो शाम को दफ्तर से घर लौटा तो आयशा लान में मेज के गिर्द बैठी बादाम काट रही थी, जो शायद दरख्त से गिरे थे। करीब ही एक छोटी सी कटोरी में नमक रखा था और वहीं एक नावल भी रखा था। वो इतना तो जानता था कि ये नावल पढ़ने की शौकीन लड़की है। तभी आयशा ने इसे देखा तो चंद पल देखती रही, फिर सर झुकाकर अपने काम में मसरूफ हो गई। दानिश ने भी कोई बात ना की और आगे बढ़ गया। आयशा ने गर्दन घुमाकर उसे जाते हुए देखा। फिर सोचने लगी, ये भला मुझे क्यों देख रहे थे जैसे मैंने कुछ किया हो। वो बड़बड़ाई और फिर अपना काम करने लगी। आज उसकी रोटी पकाने की बारी न थी, वरना वो यकीनन कुछ देर में काफी बनाने आ जाती। वो सोचते हुए बादाम खा रही थी। कुछ मजीद देर गुजरी तो अंधेरा छाने लगा। वो बैठी नावल पढ़ती रही। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई बिल्कुल पास खड़ा हुआ है। उसने सर उठाया तो दानिश खड़ा था। ऐसे अंधेरे में नहीं पढ़ते, आंखों पर जोर पड़ता है। जी, बस आखिरी सफा था, मैं अंदर ही जा रही हूं। आपको कोई काम था? तुम्हारा फोन कहाँ है? मुझे हॉट स्पॉट चाहिए था, वो बोला तो आयशा ने इसे पास देख कर देखा। फिर सर पर हाथ मारा जैसे इसे अचानक ही याद आया हो। वो तो मैं कमरे में ही भूल आई हूं। रुकी, मैं लाती हूं। वो नावल बंद करती उठने लगी। नहीं, रहने दो, बाहर जा रहा हूं, करवाता हूं रिचार्ज। वो कहकर बाहर की तरफ बढ़ गया तो वो अजीब नजरों से उसे देखती रही। घर में वाईफाई तो मौजूद था, जिसके सिग्नल भी ठीक ठाक आते थे, पर सर झटक कर अंदर की तरफ बढ़ गई। दानिश बाहर अपनी गाड़ी में बैठा कुछ देर कब्ल मौसूल होने वाले मैसेज को देख रहा था। क्या सितम ज़रीफी है ना किस्मत की, जिसे हम देखना भी पसंद नहीं करते, वो हमारी किस्मत में अचानक से लिख दिया जाता है। और जो हमें जान से बढ़कर चाहता है,
हम उसके बारे में जानते ही नहीं। कौन है ये? आयशा तो नहीं है। तो फिर कौन है? आखिर वो उलझन में घिरा था। और इस मैसेज का एक मकसद है। वो गहरी सोच में गुम नजर आ रहा था। अच्छा, तो कल तुम अपने मंगेतर और सास के साथ शॉपिंग पर जा रही हो? पूछने वाली जाहिरा थी। चेहरे पर इश्तियाक था। इसका जहन तेजी से चल रहा था और नजरें आयशा पर टिकी थीं। वो अपने बालों को उंगलियों में लपेटती कुछ सोच रही थी। मैं नहीं जा रही, उम्मी भी नहीं, उसने बेनियाजी से कहा। मुनीरा तो कह रही थी तुम भी जाओगी, वो तो कुछ भी कह देती है। तुम लोग उसकी बातों पर आकर फिर मेरा दिमाग खाते हो। वैसे जाहिरा, तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो उसे घूरने लगी। पहले तो तुम्हें मुझ में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। अब जब से मेरे रिश्ते की बात चल रही है, तुम आए दिन बस इंटरव्यू लेती रहती हो। किस्म से पक चुकी हूं मैं तुम्हारे सवालात सुन सुनकर। वैसे ही मेरे शौक गलत जगह पूरे हो रहे हैं। मैं पहले ही टेंशन में हूं, तुम अब मुझसे कुछ मत पूछना। उल्टा जवाब मिलेगा, वो उसे गुस्से वाले अंदाज में कहती जा रही थी, जिस पर जाहिरा मुंह बनाकर उसे देखने लगी। तुम तो अजीब हो दोस्त। तुम्हारी खुशी में खुश हो रही हूं और तुम हो के बस। ठीक है, अब कुछ नहीं पूछूंगी। और तड़प कर कहती वहां से उठी। अरे तुम दोनों कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हो? फातिमा उनकी तरफ देखकर बोली, खुद ही देख लो कैसे बेइज्जत किया मुझे। वो खड़े खड़े नाराजगी से बोली, अच्छा भाई सॉरी, अब बैठ जाओ। कुछ नहीं कह रही, वो नरमी से बोली। उसका मिजाज ऐसा ही था, पिल में तोला पिल में माशा वाला। जाहिरा बैठ गई, मगर फिर इससे बात न की बल्कि अपने फोन में लग गई। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं एक अनजान लड़की के पास जाकर ये डरामा करूं ताकि इसका मंगेतर देख ले और समझे कि इसका मेरे साथ चक्कर चल रहा है? वाह, तुम्हारा जहन कितना फितने वाला है जाहिरा। ताहिर उसे देखकर हंसने लगा। जाहिरा कुछ न बोली, बस उसे देखती रही। वो दिल ही दिल में डर भी रही थी, मगर जाने क्यों ये बाजी खेलने में मजा आ रहा था। क्या पता किस्मत मेहरबान होकर उसे मेरी झोली में डाल दे। उसने जिस रोज से दानिश को देखा था, तब से एक मर्तबा भी वो उसे अपने जहन से निकालने में कामयाब नहीं हुई थी। वो पूरी तरह इसके जहन पर काबिज था। इसे दानिश से पहले आयशा कभी बुरी नहीं लगी, लेकिन अब वो इसे देख भी नहीं सकती थी। जाने क्यों ये ख्याल ही उसे आयशा से नफरत पर मजबूर करता रहा कि वो पूरे हक से इसकी जिंदगी में है, लेकिन वो कुछ भी करके इसे निकाल लेगी। वैसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी इस लड़की से, यानी आयशा से? दुश्मनी नहीं, मुझे तो बस वो चाहिए जिसकी आंखें भूरी हैं और वो बिला का खूबसूरत है। इसके बारे में सोचते ही इसके दिल में फिरियरियां सी उठीं। अगर मैं ना करूं तो बता दूंगी फूफू को कि तुमने उनका जेवर चराया है। एकदम ही ताहिर का रंग बदला। वो मतगुर चेहरे लिए इसे देखता रहा, फिर गर्दन इस बात में हिला दी, ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हो मुझे? वो एकदम ही झंझलाहट का शिकार हुई। प्लीज ये कर दूंगा, मगर आइंदा ये बात अपनी जबान से मत निकालना जाहिरा। वो गुस्से से कहता वहां से उठने लगा, वरना बहुत बुरा होगा। उंगली उठाए इसे खबरदार करता वो वहीं से उठ गया। अगले दिन का मौसम बहुत खूबसूरत था। सुबह से ही बादलों ने डेरा जमाया हुआ था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। इसे मां ने जल्दी उठा लिया था। इसके साथ खरीदारी के ख्याल से ही इसकी हालत पुतली हो रही थी। भला कैसे वो इतना वक्त उसे बर्दाश्त कर पाएगी? वो मिस्टर अकड़ो जाने कितने लेक्चर देगा इस शॉपिंग के दौरान। वो यही सोचते हुए अलमारी की तरफ खड़ी अपने लिए लिबास मुंतखब कर रही थी। बहुत सोच विचार के बाद इसने एक ब्रांडेड लॉन का प्यारा सा ऑफ वाइट सूट निकाला। फिर अपने लिए घड़ी और दीगर चीजें निकालकर अलग करने लगी। शॉपिंग की खुशी एक तरफ, मगर उसके साथ का ख्याल उसे बार बार दहला रहा था। खैर, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी कभी कभी मूड अच्छा होता है मिस्टर अकड़ो का। वो सोचकर अपने लिए नाश्ता बनाने चली। इतवार का दिन था। सब अपनी मर्जी से किसी भी वक्त उठकर अपने लिए अपनी मर्जी का नाश्ता बनाते। इस घर में सफाई और कपड़े धोने के लिए तो मुलाजिमा मुकर्रर थी, मगर बावर्ची खाने के सारे काम खुद करने होते थे।
ये उसूल सालों से चला आ रहा था जिसे कभी भी बदलने की जरूरत पेश नहीं आई थी। वो बावर्ची खाने में दाखिल हुई और दोपट्टा एक तरफ काउंटर पर फेंकते फिर से अंडे निकालने लगी। अभी अंडे निकाल कर पलटी थी कि सामने खड़े दानिश से टकराई। अंडा इसके पेट पर लगकर चटका तो छिलका इसके हाथ में रह गया, बाकी सारा नीचे गिर गया। इस अचानक वाकये पर वो घबराई, फिर सहमी हुई नजरों से इसे देखा। मेरी गलती नहीं है, मनमनाए। हाँ सॉरी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि हमारी मोहतरमा अपने ध्यान में कम ही रहती है। वो अपनी शर्ट की तरफ देखते तासुफ से कह रहा था। आयशा उसे देखती गई। ये कैसा तंज था, ये कैसी माजरत थी। आयशा तेवरी चढ़ाने लगी। इधर जा रही हो? कमरे में। नाश्ता नहीं करोगी? अब ही कर लें। इसके अंदाज पर वो बेइख्तियार मुस्कुराया। इधर आओ लहजे में रोब था तो वो ठहर गई और शिकायती नजरों से इसे देखने लगी। ये कौन साफ करेगा? फरीदा आंटी, तुम नहीं करोगी? नहीं, मुझे बावर्ची खाने में अंडों की समील अच्छी नहीं लगती। वो मनमनाई तो मुस्कुराहट दबाता इसे इशारे से अपने पास बुलाने लगा। वो उलझे हुए अंदाज में पास आए। जो गंदा करे साफ भी इसको करना चाहिए, पर मैंने तो नहीं किया। अब की गलती है। वो बमुश्किल ही लहजे पर काबू पाए हुए थी, ये जाने बगैर कि वो इसे जानबूझकर तंग कर रहा है। मेरी गलती कैसे? अब मुझसे टकराए? मैं टकराया? मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। उसने इशारे से कहा। मैं भी तो बस फरीज से अंडे निकाल रही थी ना, खफगी से कहती इसे देखने लगी। दानिश को इस पिल वो कुछ अच्छी लगी थी, मगर चेहरा संजीदा ही रहा। अच्छा जाओ, उसने कहा तो वो सर पर पीर रखकर भागने के अंदाज में वहां से निकली। वो मुस्कुराते हुए अपना नाश्ता बनाने लगा। थोड़ी देर बाद फरीदा आंटी आकर नीचे गिरा अंडा साफ करने लगी। उसने नाश्ता बनाया तो वो ट्रे निकालकर इस पर सलीके से सजाने लगा। फिर अपना फोन निकालकर मैसेज टाइप कर दिया। बावर्ची खाने में आओ। फिर वो वहीं खड़े अपने कॉफी के घूंट भरता रहा। कुछ लम्हों बाद ही वो आती दिखाई दी। जी, बावर्ची खाने में तुम्हारा नाश्ता रखा है, जाकर कर लो, कहकर अपनी ट्रे लिए वहां से जाने लगा। किसने बनाया? वो उलझे अंदाज में पूछ रही थी। मैंने, वो बेनियाजी से कहता वहां से चल दिया। आयशा हैरत से खोले कई पल उसके अल्फाज पर गौर करती रही। उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया है? दिल ही दिल में हैरत के झटके खाती वो बावर्ची खाने में आई तो ट्रे में सलीके से सखे हुए ब्रेड, हाफ फ्राई अंडा और एक मग चाय। इसे पता है कि ये मेरा मग है। वो दिल ही दिल में हैरान सी ट्रे लिए अपने कमरे में आई, जहां मुनीरा मजे से लेटी नावल पढ़ रही थी। मुनीरा, आज सूरज कहां से निकला था? इसने चाय की चुस्की लेते मजे से पूछा। जहां से रोज निकलता है। नहीं, आज कहीं और से निकला होगा। देखो तो, मेरे लिए किसने नाश्ते का इतना खास एहतमाम किया है? वो हैरत में थी तो मुनीरा ने किताब से नजर हटाकर उसकी ट्रे को देखा। किसने? दानिश ने। फट मुंह, अब तो लाला ना बोलो। देखो कैसे रोमांस उन किचन हो रहा है। अभी कुछ देर पहले तुम आकर उन्हें सलवत सुना रही थी और हमारे प्यारे जीजा जी बावर्ची खाने में तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहे थे। 100 नावल से तक इसकी बात पर वो बेइख्तियार ही शर्मा गई। फिर खफगी से सुर्ख पड़ी कि उसे शर्म कैसे आई। उफ, बको मत। फिर उसे झड़क कर नाश्ता करने लगी। शीशे के आगे खड़ी वो बड़ी दिल जमई से तैयार हो रही थी। इस्त्री शदा कपड़े, पैरों में खूबसूरत जूते, हल्का फुल्का मेकअप जो उसने बड़ी मेहनत से किया था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छी लग रही हो ना? हाँ। वैसे क्या इतनी तैयारी सिर्फ शॉपिंग के लिए है या फिर जीजाजी के साथ शॉपिंग के लिए? राबा खातून एकदम हंसी। मामा इसे देखें ना, वो चढ़कर चलाई थी। आवाज तो कम रखो, मुनीरा ने मुंह बनाकर कहा, और तुम अपना मुंह बंद रखो बस। लड़ने के लिए हर दम तैयार रहती हो दोनों। उमा ने उन्हें झड़का। मामा अब भी चली ना, मुझे शर्म आएगी। है शर्म तुम्हें? मुनीरा ने फिर शोशा छोड़ा तो आयशा मुक्का लहराती उसकी तरफ आई। मुनीरा जस्त लगाकर मां के पीछे छप गई। मेरे पीछे मत भागो,
पसीना आएगा तो मेकअप खराब होगा। मुनीरा ने इसकी कमजोरी पर ताक कर हमला किया तो वो इस पर नहीं, तुम ही जाओ बस, अच्छा नहीं लगता इसे। भाभी तुम्हें शॉपिंग करवाएंगी, हम आए तो हमारे लिए भी करनी पड़ेगी और हमें वो कुछ खर्च करने नहीं देंगी। अच्छा, वो कुछ उलझी हुई भी थी। ये ना था कि वो पहली दफा उनके साथ खरीदारी पर जा रही थी। महीने में 2 दफा तो जरूर ताया की जेब खाली करवाती रही, मगर इस दफा नियत मुख्तलिफ थी। वो मंगनी की शॉपिंग थी, होने वाले मंगेतर के साथ। इसका हल्क अभी से खुश्क हो रहा था। अस्सलाम अलैकुम बड़ी मामा, उसने वहां जाते ही सलाम किया। दानिश सामने ही बैठा था। इसे देखा, एक गहरी नजर उसके ऊपर डाली। उम्मी ने इसके सलाम का जवाब दिया और उसके सर पर हाथ रखा, जबकि दानिश इसे देखता रहा। बड़ी मामा के बेटे को सलाम करने पर टैक्स है किया, वो बज़ाहिर संजीदगी से बोला था। आयशा ने इसे घबराई हुई नजरों से देखा और उन घबराई हुई नजरों ने दानिश का दिल धड़काया। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, उसने बड़े गहरे लहजे में इसके सलाम का जवाब दिया और गाड़ी की चाबी उठाता वहां से उठ गया। चिल्लू चिल्लू, बहुत देर हो रही है, ताई उम्मी ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा और बाहर की तरफ बढ़ गई। आयशा ने नजरें उठाकर अपने हिस्से की तरफ देखा, जहां मुनीरा उनके कमरे की बालकोनी में खड़ी उसे शरारती नजरों से देख रही थी। आयशा ने इसे सख्त घूरी से नवाजा और गाड़ी में सवार हो गई। रास्ते में एक जगह गाड़ी रोककर दानिश इन सब के लिए मिल्क शेक लेकर आया। उसने पूछा नहीं कि वो कौन सा फ्लेवर लेगी, लेकिन जब वापस लूटा तो हाथ में चीकू शेक था, आयशा का पसंदीदा। वो हमेशा से चीकू शेक बड़े शौक से पीती थी और शायद दानिश को ये बात अब तक याद थी। शॉपिंग मॉल में वो हर जगह साथ साथ रहा, हर चीज में अपनी राय देता रहा और आयशा से पूछता रहा, जो उसके साथ शॉपिंग के ख्याल से घबरा रही थी, अब खुश नजर आ रही थी। इसकी अपनी पसंद भी अच्छी थी। वो खुद से हर चीज की तरफ इशारा करके इससे पूछता कि कैसा लग रहा है, फलां चीज इस पर अच्छी लगेगी, कि ये रंग तुम पर अच्छा लगेगा। ऐसे करते करते इसके ढेरों बैग शॉपिंग में जमा हो रहे थे। आयशा का दिल खुशी से बिल्लियों उछल रहा था। शॉपिंग की वो हमेशा से दीवानी थी, लेकिन इसे अंदाजा न था कि वो यूं इस पर पैसा उड़ाएगा। ताई उम्मी ने अलग ढेरों चीजें इसके लिए पसंद की। आखिर में चलते चलते इसकी टांगें दर्द करने लगी। ताई उम्मी नमाज के लिए एक जानिब बने कमरे की तरफ बढ़ी तो वो भी एक तरफ आइसक्रीम पार्लर के पास चली आई। दानिश इसके साथ कुछ ही दौर था, इसी पल ताहिर को मौका मिल गया। वो तेजी से चलता इसके पास आया। हाय, इसकी आवाज पर वो बुरी तरह उछली, फिर अनजान निगाहों से इसकी तरफ देखा। आप कौन? पहचाना नहीं? ताहिर मुस्कुराती नजरों से इसे देख रहा था। नहीं, हटो, रास्ता छोड़ो, वो कहकर एक तरफ होकर जाने लगी। तभी दानिश की निगाह इस पर पड़ी। वो एकदम चौंका और तेजी से इस तरफ आने लगा। क्या हुआ? डर क्यों रही हो आयशा? आयशा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो एकदम गुस्से से बोली। दानिश ने इसका बाजू खींचते इसे अपनी आड़ में लिया। क्या मसला है? आप कौन? अच्छा, दानिश, क्या यही वो जिससे तुम्हारी मंगनी हो रही है? मुझे तो कहा था कि तुम खुश नहीं। अब यहां आओ, मजे से शॉपिंग करो। क्या बकवास कर रहे हो? कौन? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। वो गुर्राते हुए सामने आई। आयशा, पीछे रहूं, वो सख्ती से कहता सामने खड़े लड़के का गिरेबान पकड़ता जोर से झटका इसे एक तरफ लाया। एक मिनट के अंदर यहां से चलते हुए नजर आओ, वरना पैरों पर वापस नहीं जाओगे। दानिश सख्ती से गिराया तो वो खुद को छुड़ाता एक तरफ बढ़ गया, जबकि दानिश ने पलटकर खामोश निगाह उलझी और परेशान खड़ी आयशा पर डाली। वो आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे उसे देख रही थी। दानिश ने इसे कुछ न कहा, न कुछ पूछा, बस हाथ पकड़ते इसे अपने साथ आगे बढ़ गया। वो घर पहुंची तो उसके चेहरे की खुशी मान पड़ी हुई थी। सारा रास्ता वो चुप रही, जबकि दानिश गहरी सोच में गुम दिखाई देता था। वो गाहे बगाहे इसके चेहरे पर निगाह डाल देती कि कहीं वो इसे देख तो नहीं रहा। क्या उसकी आंखों में गुस्सा है? क्या नफरत?
क्या शक? लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। अब वो क्या करे? ये सब कैसे हुआ? वो कौन था? वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र उसे दानिश की थी, और इस बात की फिक्र थी कि वो इस बात की इतनी फिक्र क्यों कर रही है। दानिश जो सोचता है सोचे, मगर फिर अगले लम्हे वो सोचने लगती कि वो इसके बारे में क्या सोच रहा होगा। मुनीरा सो रही थी। वो परेशान सी कमरे में टहलती रही। फिर अचानक इसे ख्याल आया, क्यों ना आमने सामने दानिश से बात कर ले। इसे बताए कि वो इस लड़के को नहीं जानती थी, मगर क्या वो इसका यकीन करेगा? मगर अपनी तरफ से तो सफाई दे देनी चाहिए ना। उसने पहले मैसेज से मैसेज किया, मगर कोई जवाब ना आया तो वो उठकर दोपट्टा अच्छे से पहनती मुतालागा में चली आई। से शक था कि वो इस वक्त वहीं हो सकता है। उसका शक दुरुस्त निकला, वो वहीं था। से यूं इस वक्त वहां देखकर एक पल के लिए चौंका। इस वक्त खैरियत, आपको मैसेज किया था। फोन साइलेंट पर किया है। क्या मैसेज था? वो कहकर फोन देखने लगा। मुझे बात करनी है। क्या बात? उसने फोन एक तरफ रखते पूछा तो एक सेकंड के लिए इसका दिल चाहा कुछ कहे बगैर पलट जाए। भला वो उसे सफाई देने क्यों आई थी? वो अब मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या सोचूंगा? अभी तो मसरूफ हूं जरूरी काम में। उसने जानबूझकर ऐसा कहा तो वो बुझा चेहरा लिए इसे देखती रही। दानिश ने उसे देखा तो दिल मचला। कैसे एक एक जज्बा उसके चेहरे से अया हो जाता है। जब ये लड़की उसकी मोहब्बत में दीवानी होगी तो कैसे देखेगी? आज जब वो कभी इसे प्यार से पुकारेगी तो चेहरा कैसा लगेगा? इसे जरा भी पसंद ना थी आयशा, तो फिर आजकल क्यों वो इसमें इतनी दिलचस्पी लेने लगा था? इसकी जात में क्यों इतना खोता जा रहा था? अच्छा, मैं फिर चली जाती हूं, फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। नहीं, अब आ गई हो तो बोलो। इसने सीने पर हाथ बांधे सीट की पुश्त से टेक लगा। खिड़की में पीछे चांद झांकता उसकी उलझी हुई दास्तान मोहब्बत पर मुस्कुरा रहा था। मैं इस लड़के को नहीं जानती, मैं सच कह रही हूं। मैंने तो उसे देखा ही आज पहली दफा। वो लब काटे हुए कह रही थी और वो गहरी नजरों से उसे घोर रहा था। और तुम्हें क्यों लगा कि मुझे सफाई पेश करने तुम्हें आना चाहिए? आयशा ने इसे यूं देखा जैसे सबसे बड़ी उलझन ही तो यही है। पता नहीं, मैं डिस्टर्ब थी कि अब पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। वो बोली तो लहजा पस्त था। मैं कुछ सोचूं? तुम्हें इससे फर्क पड़ता है? अब कि वो दिलचस्पी से पूछ रहा था। यूं उलझी, परेशान, घबराई सी खड़ी वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। अब वो नजरें उठाए इसे देखने लगी तो दानिश बे-इख्तियार अपनी जगह से उठता इसके करीब आया। आह, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। क्यों भला? सीने पर हाथ बांधे वो उसे बहुत गहरी नजरों से देख रहा था। आयशा को लगा वो यूं ही उसे देखता रहा तो वो अभी उधर ही बेहोश होकर गिर पड़ेगी। मुझे ये नहीं पता, लेकिन प्लीज अब ये मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचें। चाहे तो मेरा फोन चेक कर लें। वो अपना फोन बढ़ा रही थी और दानिश ने फोन के बजाय इसकी कलाई थामते इसे अपने करीब किया। वो एकदम हड़बड़ाई, उसकी आंखों में एकदम खौफ उतरा। दानिश खुश होने लगा। दानिश इसकी आंखों में देखते नफी में गर्दन हिलाने लगा। मुझे तुम्हारा फोन चेक करने की जरूरत नहीं। इसने आयशा के हाथ से फोन लिया और कलाई से होती इसकी उंगलियां आयशा की नर्म और मुलायम हथेली पर ठहरे। उसने बड़ी शिद्दत से इसकी हथेली को अपनी मजबूत गिरफ्त में दबाया, फिर नरमी से छोड़ते इससे दूर हुआ। आयशा सुर्ख चेहरा लिए थमी हुई सांसों के दरमियान इसे देख रही थी। आजकल बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो मुझे तुम, इसलिए तुम पर यकीन करने का दिल चाह रहा। मंगेतर साहिबा हो तो तुम बड़ी जबान दराज, मगर आजकल मेरे सामने जो तुम्हारा नया रूप आ रहा है ना, इसके बाद तुमसे दस्तबरदार नहीं हो पाऊंगा। कौन सा रूप? उसने इसके चेहरे और आंखों की तरफ इशारा किया और उसका गाल थपथपाया। अब जाओ और आइंदा यूं आधी रात को उठकर मत आ जाना। उसकी हिदायत पर आयशा गिलो गुलनार चेहरा लिए किसी तेज हुआ की मानिंद वहां से गायब हुई। जाहिरा ने आज भी ढेरों मैसेज उसे भेजे थे, जबकि ताहिर की तरफ से मिला ग्रीन सिग्नल उसे रात से ही बेचैन किए हुए था।
वो बेकल सी यहाँ वहां घूम रही थी, न कहीं करार था न चीन। इसे अंदाजा ही नहीं था कि वो जो खेल खेल रही है वो उसे किस नहज पर पहुंचा सकता है। अगले दिन जाहिरा ने ताहिर को फोन किया। जल्दी करो, मुझे कल ही इसका नंबर चाहिए। इसका लहजा बेचैन था। अरे क्या मुसीबत है? मैं काम कर रहा हूं, ताहिर ने गुस्से से कहा। मुझे कुछ वक्त दो। नहीं, मुझे अभी चाहिए। मैंने कल रात इससे बात की है, वो मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, उसने हकलाते हुए कहा। मुझे बस इसका नंबर दे दो। ताहिर ने बेदिली से इसका नंबर उसे दे दिया और फोन काट दिया। इसका दिल डूबने लगा। वो जानता था कि जाहिरा क्या कर रही है। ये क्या कर रही है? ये किसी को नुकसान पहुंचाने जा रही है। रात को जब दानिश अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि इसका फोन बज रहा था। वो एक अनजान नंबर था। मैं तुम्हारी दोस्तों में से एक हूं, आयशा की दोस्त हूं, इसने सोचा और फोन उठाया। अस्सलाम अलैकुम। कौन? दानिश। मैं जाहिरा बोल रही हूं। मुझे पता है कि तुम आयशा के मंगेतर हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जाहिरा ने आहिस्तगी से कहा। क्या बात है? इसका दिल धड़क रहा था। मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। उसने एक गहरी सांस ली। आयशा और मेरे दरमियान एक खेल चल रहा था। हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं था। दानिश का दिल डूबने लगा। किस बारे में बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो ताहिर मेरा दोस्त है, वो उसे पसंद करता है, इसीलिए मैंने इसे तुम्हारे बारे में कहा था। मैंने इसे कहा था कि वो तुम्हें तंग करे ताकि तुम उससे दूर हो जाओ। इसने रोते हुए कहा। ये क्या बकवास कर रही हो? दानिश का लहजा सख्त हो गया। ये सच है, वो एक गलत फहमी में थी। मैं इसे आज बताने लगी थी कि तुमसे बात करने का इरादा नहीं। उसने रोते हुए कहा। मैंने इसे तुम्हारे नंबर पर मैसेज किया था जो तुमने देखा नहीं। वो मेरे दोस्त का नंबर था और मैंने इसे झूठा पैगाम भेजा था। उसने मजीद कहा। मुझे मुआफ कर दो दानिश, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूं, तुम्हें मुआफी नहीं मिलेगी। दानिश का लहजा सर्द और सख्त था। तुमने किसी की जिंदगी खराब करने की कोशिश की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में राबिया बेगम को बताऊंगा। उसने फोन काट दिया। वो अपने दिल में गुस्से से भरा हुआ था। वो फौरन ही आयशा के कमरे में चला गया। वो बैठी नावल पढ़ रही थी। आयशा, वो उसे पुकारा तो वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। जी? इसका लहजा खौफजदा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसने इसका हाथ थामा। मुझे ये बताओ कि वो लड़का कौन? आयशा ने हैरत से इसे देखा। मैं नहीं जानती, वो मेरी कजिन की दोस्त का भाई है, इसने कहा। उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि अब मुझे गलत समझ रहे होंगे। मुझे लगा कि अब मेरा यकीन नहीं करेंगे। मुझे कभी भी तुम पर शक नहीं हुआ आयशा, उसने नरमी से कहा। तुम्हें हमेशा मेरे दिल में जगह थी, मगर तुमने कभी उसे देखा ही नहीं। मैंने आपको इस तरह कभी भी नहीं देखा था, उसने रोते हुए कहा। अब मैंने तुम्हें देख लिया है। इसने इसका हाथ पकड़ा। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। आयशा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं। दानिश ने इसका हाथ थामा। और मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। उसने अपने लबों से इसके माथे पर बोसा दिया तो वो खुशी से हंस पड़ी। मैं भी तुम्हारे साथ हूं अब और हमेशा, उसने कहा। अपने मुझे बहुत परेशान कर दिया। उसने हंस कर कहा। अब मजीद परेशान नहीं करूंगा। इसने इसकी तरफ देखा और हंस पड़ा। मैं आजकल बहुत ज्यादा खुश हूं, उसने कहा। मैं भी, इसने जवाब दिया और उसका हाथ थामे इसे अपने करीब ले गया। अब तुम किसी और के साथ बात नहीं करोगी? आयशा मुस्कुरा दी। नहीं, नहीं करूंगी, उसने कहा। अब तुम किसी और के साथ नहीं जाओगी? उसने इसका हाथ पकड़ा। अब तुम सिर्फ मेरी हो। आयशा ने इसका चेहरा देखा तो उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुरा दी, जैसे वो अब खुशी से भर चुकी थी। तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कुराहट हमेशा रहे, उसने कहा। जब आप मेरे साथ हों तो ये मुस्कुराहट हमेशा मेरे चेहरे पर रहेगी।
اس نے جواب دیا۔ دانش نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہماری محبت کی کہانی شروع ہو چکی ہے، اس نے کہا، اور وہ دونوں ہنس پڑے۔